सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहतिशामुल हक। 2025 गुजरने में सिर्फ 2 दिन रह गए, आज का दिन और कल का दिन, फिर इसको अलविदा 2025 कहा जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में 2025 कैसा रहा, मेरा ख़्याल है ये इस पर बात करना और अगले साल क्या होगा बहुत ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तान के लिए 2025 की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जिस तरह रिकग्निशन पाकिस्तान की दुनिया में हुई, भारतकारी के मैदान में, दफ़ा के मैदान में, और इसी तरह से आप देख लें सियासत के भी मैदान में हम कह सकते हैं इख्तलाफात होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हुई हैं। देखिए, आज पाकिस्तान के वर्स्ट क्रिटिक जो नाकदीन है वो भी कह रहे हैं कि 2025 का साल बहुत शानदार था। और इस तरह जिस तरह आप देख लें एक सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने मिल के जो काम किया, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि दुनिया में अपना लोहा बनवाया। आज आपने देखा पिछले दिनों 5-6 अखबारात ने, जरायद ने, इंटरनेशनल जरायद ने पाकिस्तान की जो है ना वो तारीफ़ की, किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को कॉन्डक्ट किया। और आज कमेटी ऑफ नेशन में पाकिस्तान सर उठा के चल सकता है। और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान नाज़रीन जो बड़ी, जिसको कहते हैं, जिसको बड़ा नाज था सफारतकारी पे, और उनके जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा, जिनको इंटरनेशनल डिप्लोमेट कहा जाता है, आप देखें मुँह छुपाए फिर रहे हैं, अब पब्लिक लाइफ से दूर भागने की कोशिश करते हैं और उनके अपने माहिरीन तनकीद उनका निशाना उनको बनाते हैं। तो देखें आप, पाकिस्तान ने जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दौरे किए पहली मरतबा, वैसे तो बहुत दौरे होते हैं लेकिन लगता है कि बड़े फ्रूटफुल रहे। हमने प्राइम मिनिस्टर ने 28 और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार ने 43 दौरे किए। उसके नताइज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हुए। दुनिया में नक्शा जितनी तेज़ी के साथ अब बदल रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका, चाइना, मिडिल ईस्ट में अपने ताल्लुकात को जिस तरह बेहतर किया, और आइंदा आने वाले दिनों में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि पाकिस्तान और मगरबी दुनिया के साथ साथ मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ हमारी जो है ना तरजीहात बदलते हुए पाकिस्तान के हक़ में बड़े बड़े फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया में भी आप देख लें, जो अमरीकी एक थिंक टैंक है, उसकी जो एक ख़बर है, वो रिपोर्ट है, वो क्या कहती है कि जी 2026 का साल वो कहते हैं तनाज़ात का साल होगा, और ये आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा बन सकते हैं। ये पहली बार के अपने मुल्क के लोग ही, बजाय आम तौर पे तो उनके जो है माहिरीन दुनिया के बारे में ऐसी ख़बरें दे रहे होते हैं कि दुनिया जो है ना कर रही होती थी, लेकिन इस खबर से तो लग रहा है कि उनके अपने मसाइल अमेरिका में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या होगा, हमने क्या अचीव किया, और 2026 में हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, बड़े मकबूल तजियाकार हैं, दिफा के भी, सियासत के भी, और इंटरनेशनल अमूर पर भी बड़ी दस्तरस रखते हैं। उनसे बात करते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी तौर पे तो सवाल यही होता है कि 2025 का साल आपके ख्याल में कैसा गुजरा, पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा था, और हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप ब्रीफली क्या कहना चाहेंगे? साहब, 2025 पाकिस्तान के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा साल रहा, और पर्टिकुलरली मार्का के बुनियादी मरसूस के बाद अगर आपने देखा हो कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल रियासत मुनीर ने पूरी कौम को यकजा किया, जिस तरह इंडिया ने एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, पाकिस्तान ने कहा इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, बताएं, हम उसके बाद एक्शन लेंगे, बट दे डिड नॉट बॉदर अबाउट इट, और फिर पाकिस्तान पे एक अटैक कर दिया। और जिस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग करके उन्होंने एक प्लान को एग्जीक्यूट किया, और इतने बड़े दुश्मन को आपने देखा कि तकरीबन एक्चुअल जो ऑपरेशन था वो टोटल 8 घंटे का ऑपरेशन था। 8 घंटे में इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स को चारों खाने शिकस्त फाश इंडिया का मुंह काला किया, हजीमत उठानी पड़ी, और दुनिया को ये बता दिया कि इंडिया कितना ही इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके या स्टेट ड्रामा करके अपने हमसाये न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर सोचे समझे बगैर, ना यूनाइटेड नेशन को बताया, अटैक कर दिया। और पाकिस्तान ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान एक नहायत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, और उसकी फौज बहुत ही बैटल हार्डन और प्रोफेशनल है। और फिर अमेरिकन को हैरान कर दिया, दे वर सरप्राइज कि इतने छोटे मुल्क ने 7-8 गुना बड़ी फौज को कैसे इतनी जल्दी जेल किया, जमीन बोझ कर दिया।
और हम तो वो कहते हैं, हम ये सोचते थे कि ये चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये तो पाकिस्तान को ये कंटेन नहीं कर सके। तो इससे दुनिया की सोच बदल गई और पाकिस्तान इस रीजन का स्टेबलाइजर बन गया। इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। ईरान ने भी निकाल दिया, ईरान इसराइल वॉर के बाद उसको। बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल कर ली इनसे, इनको हसीना वाजिदन कंपनी को निकाल के। अब पूरे रीजन में पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, नॉट ओनली इन दिस रीजन। अमेरिकन को देखें, प्रेसिडेंट ने उनको फील्ड मार्शल को बुलाया, 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे में हो गई। जिस तरीके ने फील्ड मार्शल ने लॉजिकल साहब बड़े खूबसूरत तरीके से आपने सम अप किया 2025 का साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल, और पाकिस्तान ने जितने ज़बरदस्त तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को चलाया, सफारतकारी के मैदान में, मिलिट्री के मैदान में जो अचीवमेंट्स हमारी हुई, बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया। लेकिन ये अमरीकी ब्रिगेड साहब थिंक टैंक की रिपोर्ट लेटेस्ट, आई एम श्योर कि आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, ये कुछ बड़ी फ्राइटनिंग सी है मेरी नज़र में। जो वो बात कर रहे हैं कि 2026 में ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया, जहाँ वो अमेरिका के लिए मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए इनडायरेक्टली दहशतगर्दी और मसाइल का, वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फिर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी हो सकता है। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ होगी और इसके लिए हमें कितना मुहतात रहना होगा? देखिए, कौंसल जो उनकी फॉरेन रिलेशंस किया ना, उन्होंने ये थ्रेट परसेप्शन देखा है कि उन्होंने कहा इवन दे सेट के लिए एक नई आदमी जंग भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई हो रही है, फिर अमेरिका ने ज़ाहिर कोशिश की कि कॉन्गो की लड़ाई भी डिफ्यूज़ की, पाकिस्तान इंडिया की, गजा में इसराइल की और पैलेस्टीन की, लेकिन इसकी चिंगारियाँ दोबारा भड़क सकती हैं। और जिस तरह इंडिया प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहा है बार बार अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपनी जो हजीमत हुई है वो उठाने के लिए, तो दे आर क्वाइट लाइकली कि 2026 में वो दोबारा फिर मिसएडवेंचर करे। क्या उसको कितनी इकोनॉमिक मिलिट्री लॉस होगा वो हम साइड पे छोड़ते हैं, बट इट इज लाइकली कि दे माइट गो फॉर मिसएडवेंचर, अपनी आप को दोबारा रिवाइव करने के लिए, अपनी इज्जत बेइज्जती जो है उसको रिकवर करने के लिए। लाइकवाइज अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान इज अनदर प्लेस जहाँ पर दोबारा ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इशू चल रहा है। इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू एक स्क्रिमिशेस वगैरह से डेवलप हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद यूक्रेन वगैरह के वॉर को देख लें, ये आप फिर अगर ओवरऑल देखें तो जो वॉर ऑफ इकोनॉमी है उसको भी हम देखें तो ये 2026 जो साल है, फिर ईरान और इजराइल, ये एक लेकिन बगैर साहब एक और चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात माजी में लव हेट रिलेशनशिप रहा, हम देख रहे हैं 2026 में जब 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के को बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था हमने $22 बिलियन दिए, इन रिटर्न में लाइज एंड डिसीट मिला। लेकिन इस दफ़ा आप देखें जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह तारीफ़ कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है 2021 का जो मार्का, जो खुशकर धमाका हुआ था काबुल में जहाँ 11 अमरीकी मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड शरीफ नामी आदमी को पकड़ के हमने उनके हवाले किया, हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी हमने दिया, उसके बाद से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में ब्रिगेड साहब कहा जाता है बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, किसी वक्त किस तरह ऑपरेट करेंगे। अब गज़ा की जो बात आपने भी किया, वो कहा जा रहा है कि जी जल्द अमन कायम करने के लिए नेतन्याहू भी गए हुए हैं वहाँ पे अमेरिका, कि जी एक अमन फ़ौज भेजी जाएगी, और उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमास को डिसआर्म करने के लिए पाकिस्तान और बाकी मिडल ईस्ट के मालिक नहीं जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि हम कितनी बारीकी है ताल्लुकात में, कोई खुदा न खास्ता मसला हो सकता है, या आप समझते हैं कि ये अमेरिका इस मसले को हल कर लेगा, ये डिसआर्म करने वाला मसला जो है हमास को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी थी वो जो आपने 21 बात की है, ये शरीफुल्लाह की, जिसको दाइश का ये कमांडर था, इसको हमने पकड़ के वापस किया ना, इससे सडनली उनकी पॉलिसी में चेंज आई। दे थॉट कि वी विल नॉट, जब हमने उसको पकड़ा, उसको वापस किया, देन ही इन्होंने कांग्रेस में अनाउंस किया कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये रियली थैंकफुल टू देम, फील्ड मार्शल और पाकिस्तान गवर्नमेंट पर रियासत पाकिस्तान की, कि उन्होंने इतने बड़े मुजरिम को हमें हैंड ओवर किया है, और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ से गेम चेंजर हो रहा है। फिर उसके बाद आप समझ जो मई इस तरीके से वो ट्रम्प इधर गैर रवायती तरीके से चलते हैं, इधर ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलने वाली है, वो अपना उनका स्टाइल है।
तो फील्ड मार्शल ने उनके उस रवायती स्टाइल को पकड़ते हुए इस तरीके से मैनूवर किया कि उनको सारी बातें भी समझ आ गई। उन्होंने ये भी समझ लिया कि ईरान इजराइल वॉर का ब्रीफ किया, अफगानिस्तान की टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर ब्रीफ किया, मार के हक के बारे में इंडिया ने जो कुछ किया वो ब्रीफ किया। देन ही अंडरस्टैंड कि फील्ड मार्शल थोड़ा प्रोफेशनल से बात चला रहे हैं एंड ही नीड्स टू डिस्कस विद हिम। फिर उन्होंने उनको बार बार तारीफ करनी चाहिए। जी ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में रहने के लिए। जी नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त का जो सोमाली लैंड का एक शोशा छोड़ा गया है इसराइल की तरफ से। गज़ा में बेशुमार बल्कि हज़ारों लोगों को 79 लोगों को शहीद करने के बाद, लोगों को बेघर करने के बाद एक नया काम शुरू किया है इसराइल ने। वो ये कि जी सोमालिया एक अफ्रीकी इस्लामी मुल्क है जहाँ पे 40-45 साल से खाना जंगी हो रही है और वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। उन्होंने वहाँ एक झूठी एक तंजीम खड़ी करके कहा कि जी सोमाली लैंड बनाया जाएगा और वहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि जी जो इस वक्त फ़लस्तीनी हैं वहाँ पे उनको किसी तरीके से उठा के वहाँ ले जा के बसाया जाएगा। वो पहले ही मुसीबतों में है, एक नई मुसीबत में जाने की बात है। बहरहाल इनिशियली तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने भी और दुनिया ने भी ज़्यादातर लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, चाइना ने भी रिजेक्ट किया इस प्रपोज़ल को। इसके क्या असरात होंगे? और दूसरा, नेतन्याहू साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, अमेरिका में है, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने की और दोनों ने जो गुफ्तगू की और सवाल जवाब हुए वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूल आउट नहीं किया कि वो ईरान के ऊपर दोनों इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर सकते हैं। तो ये भी एक ख़तरे की घंटी जो है ना एक बज रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सफारतकार और इंटरनेशनल अमूर के माहिर जनाब अली सरवर नकवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी नकवी साहब, ये नेतन्याहू ने जो एक नया ड्रामा, नया शोशा छोड़ा है सोमालिया के अंदर, सोमाली लैंड बनाने का एक अफ्रीकी इस्लामी मुल्क में, जहाँ पहले ही 40-45 साल से हम देख रहे हैं खाना जंगी हो रही है। कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर मकसद उसका यह है कि जो इस वक्त हमारे बच गए हैं फ़लस्तीनी, उनको उठा के वहाँ पर जाके बसाना। एक ये, और दूसरा नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूल आउट नहीं किया कि एक दफ़ा फिर दोनों मुल्क मिल के ईरान पे हमला कर सकते हैं। तो आप दोनों इश्यूज़ को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने कई स्टांस लिया है कि वो सोमाली लैंड का स्टेट जो एक उसकी रियासत इजराइल ने कबूल की है, वो किसी खास एजेंडा के तहत की है। वो एजेंडा ये है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल कर फ़लस्तीन से वो सोमाली लैंड में जाके उनको बसाया जाए। ये बड़ी सख्त साजिश है फ़लस्तीनी कौम के साथ। उनकी ज़मीन जो कि वो जिसपे वो सदियों से रह रहे हैं, वो उनसे छीनी जा रही है। और इजराइल की जो काबिल फोर्सेस हैं, वो उनके सेटलर्स हैं और उनकी फौज है IDF, वो सब तुले हुए हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके अपने होमलैंड से, अपने सरजमीन से निकाल कर कहीं और बसाया जाए। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक है और पाकिस्तान ने इसकी बहुत सख्त मजम्मत की है। जी नकवी साहब, दुनिया तो रिएक्ट कर रही है बड़े ज़बरदस्त तरीके से और रिजेक्ट कर रही है इस प्लान को इसराइल के। तो आपको क्या लगता है कि अहदाफ उनको हासिल नहीं होंगे तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, वो क्या करेंगे? गज़ा का इशू अभी तक अनरिजॉल्व है और अमेरिका ने इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है, सोमाली लैंड के बारे में। जी, काउंसिल ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, इसके ऊपर गुफ्तगू की है, इस पर बहस की है और ये बहुत सख्त साजिश है मुसलमानों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के खिलाफ। क्योंकि इजराइल जो कि उसका रिकॉर्ड ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करता है और करता रहा है और फ़लस्तीनी कौम पे सख्त जुल्म और तशद्दुद ढाता रहा है और कई सालों से, अब 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो अब वो इस साजिश पे तुल आया है, आ गया है। तो सोमाली लैंड एक मौसमी रियासत जो बनी है सोमालिया की के सरजमीन पे, वहाँ पे वो फ़लस्तीनियों को ले जाके बसाए। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने इसकी मदद की है और पाकिस्तान इसको कतन तस्लीम नहीं करता है और यही बहुत से और ममालिक भी उसके इस बात की मजम्मत कर रहे हैं। मगर इजराइल एक ना सुनता है किसी की, तो पता नहीं आगे चल के कहीं ऐसी साजिश भी वो अपने
तकमील तक पहुंचाए, उसकी सख्त मुखालफत करनी चाहिए। और पाकिस्तान पेश है इस मामले में कि इस चीज़ को, इसकी मुखालफत कर रहा है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त होता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मिनरल सोर्सेज हैं, माइंस एंड मिनरल्स हैं, इस पे बहुत काम भी हो रहा है और सारी दुनिया भी इस तरफ देख रही है। और ख़ास तौर पे हमने देखा है चाइना के बाद अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल, ख़ास तौर पे कॉपर है, लिथियम है, गोल्ड है, बहुत सारी इसमें मादनियात हैं, तो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है? कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो अहम मादनियात जो है ना उसको बरामद करने के हवाले से अमेरिका में एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट बन रही है। इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल हन्नान साहब, जियो साइंटिस्ट और ग्लोबल माइनिंग के हवाले से बड़ा तजर्बा रखते हैं। जी हन्नान साहब, क्या कहेंगे इस पे? थैंक यू इत्तेशाम साहब। देखें, ये इस वक्त तो पाकिस्तान एक माइनिंग में एक ऐसे ऑन बोर्ड सिस्टम में मौजूद है जिसमें हमारे पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। और पिछले 1 साल से पाकिस्तान के जो मादनी वसाइल है इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें टॉप लीडिंग में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, गल्फ कंट्रीज़, एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड इनटू पाकिस्तान। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिटिकल मिनरल है या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और पाकिस्तान में बहुत वसी रिसोर्सेज हैं जो कि स्टिल अनडिस्कवर्ड हैं। हमारा पूरा गिलगित, जीबी, चित्राल की बेल्ट, चागी मैग्मेटिक आर, यहाँ पे मेटालिक रिसोर्सेज हैं जिसमें कॉपर है, गोल्ड, मोलिब्डेनम, टिंग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है। और 2021-22 के बाद आपने देखा है पूरी दुनिया में जितने भी टॉप डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वो माइनिंग पे लग गई है। सो इस वक्त अमेरिका ने एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान की तरफ स्टेप बैक किया है और यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है और स्टेट डिपार्टमेंट है और उनके 2 सब डिपार्टमेंट है, एक यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और दूसरा है यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया में। रिसेंटली यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $8.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को ऑन क्रिटिकल मिनरल्स पे प्रिक्योर किया है। सिमिलरली अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की है और इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान के साथ उनके अमेरिकन गवर्नमेंट की सितंबर में पाकिस्तानी गवर्नमेंट में FWO के साथ एक $500 मिलियन की डील हुई है। ठीक है हन्नान साहब, हमारे MOUs तो बड़े साइन होते हैं और कुछ मायदे भी होते हैं, लेकिन आप देख लें आमतौर पे कहा जाता है कि जी 500 से $1 ट्रिलियन के हमारे पास इस तरह के रिजर्व्स हैं मादनियात के। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग तो यही कहते हैं कि जी अभी तक कुछ नहीं हुआ, आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। और फिर वो केकड़ा 1 जो समंदर ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए कहा जाता था कि जी तेल PTI के ज़माने में निकल आया, उन्होंने खुशखबरी भी सुना दी थी लेकिन बाद में बंद करके अमरीकी कंपनी चली गई। तो इसमें कोई आपके ख्याल में सियासी इश्यूज़ भी हैं? बाहर की दुनिया इसको इस तरह भी देखती है कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो जाए? एज अ माइनिंग प्रोफेशनल मैं ये बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि MOU होने से, न्यूज़ आने से कुछ नहीं होता। असल चीज़ स्टार्ट होती है कि इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हो। और पाकिस्तान इस वक्त एज पर माइनिंग रिसोर्सेज आर कंसर्न, हमारे पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम रियलिस्टिकली कैच कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली काम करना है अपनी मिनरल पॉलिसीज़ पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो लोकल थोड़ी सी इंसर्जेंसीज है उसमें लोकल लोगों का ट्रस्ट लेना है। तो उसमें डेफिनेटली जब तक हम प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, रियलिस्टिक वे में चीज़ें नहीं करेंगे, तो इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो माइंस एंड मिनरल जो है ये सूबाई सब्जेक्ट है। हमने देखा कि PTI की हुकूमत ने बड़ी मुखालफत की थी जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया था पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से। आपको लगता है कि मरकज़ और सूबे के दरमियान भी जो है ना कोई हम आंगी होनी चाहिए ताकि ये मामलात आगे जाएं? ये बिल्कुल देखें,
18वीं तरमीम के बाद ये जितनी भी माइंस एंड मिनरल्स हैं ये प्रोविंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका एक लॉस ये है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर आता है उसको पता ही नहीं चलता है वो किससे कॉन्टैक्ट करे। तो ये बेसिकली जो हार्मोनाइजेशन हुई थी मिनरल पॉलिसी की ज़रूरी है, क्योंकि माइनिंग साइकिल में इस वक्त दुनिया जिस रेस में, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आती है। सो ये एक अच्छा मोटिव था गवर्नमेंट का जो SIFC बना, और उन्होंने कोशिश की कि इसको हार्मोनाइज किया जाए, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होता है। और KP के अंदर जो उनकी नई पॉलिसी है, जो मिनरल पॉलिसी है, तमाम प्रोविंसेस ने अप्रॉक्सीमेट उसको रिवाइज किया है। ये नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि जो इन्वेस्टर आएगा वो तो फेडरल डिपार्टमेंट सेलिंग करता है और फेडरल डिपार्टमेंट कोई चीज ऑन नहीं करता। तो इसमें हर प्रोविंस की अपनी, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हमेशा हमारे लिए मसला बना रहा, लेकिन पहली दफ़ा जो खबरें आती रही कि अमेरिका जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टेड है, और जिसको उसने कहा है कि जी हम इस हवाले से पाकिस्तान की भरपूर मदद भी करेंगे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त हमें दुनिया में हर वक्त एहतशाम साहब रिसर्च क्लस्टर मौजूद होते हैं। हमें इस वक्त ये नहीं चाहिए कि हम नए सिरे से पाकिस्तान में 20 साल पहले इस रेस में शामिल हो और फिर इस लेवल पे पहुंचे। वाइज मॉडल ये होता है कि जो दुनिया के टॉप माइनिंग कंट्रीज हैं उनके हम रिसर्च क्लस्टर्स को ऑप्ट करें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑफ द लीड है, फ्रांस है, कनाडा है, अमेरिका है, और अमेरिका इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान सेक्टर में। और इसमें माइनिंग में रेवेन्यू जब स्टार्ट होता है, जब आपकी माइनिंग साइकिल स्टार्ट होती है, तो डेवलपमेंट फेज में जो हैवी मशीनरी है, अभी रिसेंटली अमेरिका के एक्सियम बैंक ने $1.5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट को प्रिक्योर किया है, तो इसमें जो मिट्सो को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये जो हैवी मशीनरी आएगी इससे लोकल इन्वेस्टर को, लोकल माइनर को स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल बहुत फायदा होता है, क्योंकि असल रेवेन्यू स्टार्ट होता है जब डेवलपमेंट फेज में जाते हैं। बाकी तो आपको बताता चलो कि ये आम इंसान तो सुनता रहता है, इतने $1 बिलियन की गेम है। जियोलॉजिकली और एज अ माइनिंग परस्पेक्टिव ये बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को ढूंढना, इनको सर्च करना, साल फील्ड में लग जाते हैं। वो एक सेपरेट रिस्क है, क्योंकि हम उसको टेक्निकली भी यहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये रियल चैलेंजेस होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, क्योंकि असल कैश फ्लो स्टार्ट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि रियल चैलेंजेस जो है ना उनकी तरफ हमें जाना होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान साहब हमारे साथ रहने का। जी नाज़रीन, 2025 ख़त्म हो रहा है और इस दौरान हमने देखा पूरे साल में हमारी इकॉनमी कैसी रही। स्ट्रगलिंग इकॉनमी बार बार कहा जाता है, और महंगाई के हवाले से आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट पे तो कहा जाता है जी महंगाई जो 30-32% गई थी इवेंचुअली अब इस वक्त 4% है, और कमोडिटी प्राइसेस और ख़ुराक के मामले में कहा जाता है 6% महंगाई रही। अगला साल कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख, इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बड़े बड़े अदारे इनकी एक्सपर्टीज़ जो है ना उनकी खिदमात लेते हैं मुख्तलिफ हवालों से। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ी अनायत जी डॉक्टर साहब, आप बड़ी रिसर्च के साथ प्रोग्राम भी करते हैं और हर इशू के ऊपर आप माशाल्लाह पढ़ लिख के बात कर रहे होते हैं। तो ये जो महंगाई का मामला है इस पर आपने बड़ा काम भी किया है। आपको क्या लगता है कि ये महंगाई वाकई जो अब 30-32% गई थी और मौजूदा साल में 11%, 6% और अब कहा जा रहा है जी 4% मौजूदा साल में रही, 6% आप खाने पीने की चीज़ों में महंगाई रही, तो आप अगले साल में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? एहतशाम साहब, 2025 का साल तो मुझे लगता है एक तजादात का साल। तजादात इस हवाले से कि हमारी सुर्खियाँ, टेलीविज़न स्क्रीन की सुर्खियाँ और ज़मीनी हक़ाइक़ में एक मुझे बहुत बड़ा तजाद नज़र आता रहा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो बातचीत होती है, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बातचीत होती है, उसमें बहुत तजादात जो हैं वो नज़र आते हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर हम बात करते रहे कि मईशत का जो है वो तबाहाली की तरफ से ये बात भी की गई कि तबाहाली की तरफ जा रही है। मुल्क के बाहर निकलें तो आपको नज़र आता है कि जर्मनी की कंपनियां भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, कमिटमेंट कर रही हैं। स्वीडन से कंपनियां आ रही हैं, फिनलैंड से कंपनियां आ रही हैं। अमेरिका के एक्सिम बैंक जो है वो कोई $1.3 अरब कमिट कर चुका है। जर्मनी का जो बैंक है वो कोई $5 अरब की कमिटमेंट कर चुका है।
स्वीडन में 500 मिलियन की कमिटमेंट की है, कनाडा की रेकोडेक को 50% शेयर होल्ड किए हुए है कॉपर माइन के अंदर। कोमात्सु एक जापानीज कंपनी है, उसने कोई 440 मिलियन की कमिटमेंट पाकिस्तान के हवाले से की है। मेट्सो फिनलैंड की कंपनी है कि 200 मिलियन यूरो की कमिटमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। स्कॉटलैंड की कंपनी है। तो एक तो मुझे ये तजादात बहुत नजर आए कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हो रहे हैं और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो है वो बातचीत किस किस्म की हो रही है। महंगाई का आपने जिक्र किया, आपने बता दिया कि आज से कोई 2-2.5 साल पहले 30-31% तक महंगाई की शरह पहुंच गई थी और अब वो गिरती गिरती सिंगल डिजिट पे पहुंच गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो महंगाई का घोड़ा 30-31 किलोमीटर की रफ्तार से 2 साल पहले भाग रहा था, आज वो 5-6-7% की रफ्तार से भाग रहा है। तो रफ्तार नीचे आ गई है, लेकिन जो महंगाई है वो अभी भी बढ़ रही है। तो सिमत ठीक हो गई। तो हमारे यहाँ इसके ऊपर तो बहुत जोर दिया जाता है कि महंगाई चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, दौड़े चली जा रही है। ये जिक्र नहीं किया जाता कि सिमत क्या है। पहले वो अगर 31% की सिमत थी तो आज वो 4-5 या 6% की सिमत रह गई। तो इसमें डॉक्टर साहब ये जो बड़ी बात होती है कि इकॉनमी अगर बेहतर होती है, उसके फ्रूट्स आम आदमी तक पहुंचते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसके आते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी बात होती है, इन्वेस्टमेंट की भी बात, और आप देखते हैं कि जब महंगाई की बात हो तो मेरा ख्याल है आप देख लें हमारे मुल्क में लोअर मिडिल क्लास तो ख़त्म ही हो गई है डॉक्टर साहब। वो तो उनका शुमार भी उन लोगों में हो गया है जो गुर्बत की निचली सतह तक रखते हैं, जिनका कहा जाता है परसेंटेज 45% हो गई है। तो इस हवाले से कोई खुशखबरी, कोई आप समझते हैं, कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है कि ये जो आम आदमी की परेशानियाँ है, मिडिल क्लास जो रुल गया है, इसके लिए आपको नज़र आता है कि सारी बातें अपनी जगह, इनका ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आएगी, कोई टर्न अराउंड हमें नज़र आता है इकॉनमी का इस हवाले से? जी, सवाल बड़ा ज़बरदस्त है एहतिशाम साहब, और जवाब कुछ ऐसे निकलता है कि ख़ास तफरीक करनी होगी माशी हालत की और माशी सिमत की। आप जिस बात की जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसका जवाब जो है वो माशी सिमत में निकलता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे जो अज़रबैजान के साथ डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से मुआहदा है वो तकरीबन $4.5 अरब का है। जो लीबिया के साथ मुआहदा हुआ है वो कोई $4.6 अरब का है। मतलब मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने देख ली कि कोई $100 मिलियन, कभी $200 मिलियन की बात होती थी डिफेंस इक्विपमेंट की, $1 की कभी तक जो है वो बात नहीं हुई। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये बनता है कि $1 अरब की अगर इजाफी GDP मुल्क के अंदर निकलती है तो उसके नतीजे में लगभग 3 लाख नौकरियां निकलती हैं। यानी कि $1 अरब का इजाफी माल बनाने के लिए 3 लाख इजाफी नौकरियां पाकिस्तान के अंदर निकलेंगी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगले चंद सालों में जो हमारा एग्रीमेंट है 4.5 अरब और 4.6 अरब, आप समझ लीजिए कि $9 अरब। तो यहाँ आपने वो मल्टीप्लिकेशन का जो काम है वो आपने करना है कि $1 अरब के पीछे लगभग 3 लाख नौकरियां जो है वो निकलती हैं। इससे पहले मैंने आपसे रेकोडेक का जिक्र किया। देखिए, रेकोडेक में जिस स्पीड से मामला चल रहा है, सन 2028 में वो माइन जो है वो एक्चुअली प्रोडक्टिव हो जाएगी, वो कॉपर एक्सपोर्ट करने लगेगी। उस वक्त जो पाकिस्तान से बाहर की कंपनियां रेकोडेक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनके आदाद शुमार के मुताबिक लगभग 1 लाख नौकरियां जो हैं वो रेकोडेक और उसके। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हुकूमतों के दावे अपनी जगह पे, लेकिन एक बात होती है कि जी हुकूमतें तो अब कहते हैं वो कारोबार नहीं कर सकती, ना उनके पास पैसे हैं, उनको अपना डिसइन्वेस्ट ही करना चाहिए, प्राइवेटाइज ही करना चाहिए अपने इदारों को। अभी ये जो बात होती है कि जी अपना इंजन ऑफ ग्रोथ जो है प्राइवेट सेक्टर है, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप भी अक्सर बात करते हैं कि BD की कीमतों में कमी, और इसके साथ साथ अपना क्या कहते हैं गैस और बाकी चीज़ों में कमी। आपके ख्याल में यहाँ पे हुकूमत की क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या हुकूमत की, जिसको कहना चाहिए मजबूरियाँ हैं कि वो जिस तरह ल्योर होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की, जिसको देखते हुए बाहर का इन्वेस्टर आएगा, वो उतनी कामयाबी हमें क्यों नहीं मिल रही? ये निज़ाम साहब, आई मस्ट से कि अनदर वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने भी पूछा है। देखिए, 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इसमें वाकई में कोई खातिर खा इक़दाम सामने नज़र नहीं आते।
एक एनर्जी सेक्टर का आपने जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त है। आप सोचिए कि कहीं 21-22 सेंट का एक यूनिट जो है वो पाकिस्तान में बिकता है और हमारे हमसाए ममालिक में तकरीबन आधी कीमत, कुछ ममालिक में आधी से भी कम है। तो जब तक तो बिजली के सेक्टर को हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बिजली की कीमत नीचे नहीं आती, इसी तरह जो फिस्कल पोजीशन है, यानी कि हुकूमत कोई 7-8 हज़ार 9 हज़ार अरब का बजट में खसारा कर देती है, फिर उसको नोट छापने पड़ते हैं, तो ये जब तक मामला हल नहीं होते, फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर हुई। ये पहली दफ़ा है कि पिछले 20-25 सालों में एक बड़ा इदारा स्टेट PIA के हवाले से मैं कह रहा हूँ वो प्राइवेटाइज कर दिखाया। अब इसका एक पैगाम ज़रूर जाता है कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया है, तो फिर एतबार और एतमाद जो है वो कुछ बढ़ने लगता है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान बाकी जो 110 स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं उनको भी प्राइवेटाइज करने में कामयाब होगी। तो चैलेंजेस आर देयर, स्पेशली इन द एनर्जी सेक्टर एंड इन द फिस्कल डोमेन। डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त बातें बताई आपने इकॉनमी के बारे में और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी नाज़रीन, जाते जाते अफसोसनाक ख़बर से अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। जिस तरीके से आपने देखा, बेगम खालिदा ज़िया जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थी बांग्लादेश की, उनका 80 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद आप देख लें इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से, एक सोग का आलम है वहाँ पे बांग्लादेश में। बड़ी पहली आप देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म है, कहना चाहिए कि बांग्लादेश की जो खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, आज उनकी दुनिया उनकी मोतरफ़ है। लेकिन उन्होंने बड़ी तकालीफ़ देखी। आप हुसीना वाजिद जो बाद में 13 साल प्राइम मिनिस्टर रही, उन्होंने उनको मुसलसल जेलों में, घर में नज़रबंद रखा, और वो आपने देखा कि शदीद अलालत के बाद उनका इंतकाल हो गया। अफसोसनाक ख़बर है। और पाकिस्तान के साथ जब वो थी, बहुत अच्छे पाकिस्तान के ताल्लुकात थे और लोगों की तवक्को ये थी कि इसके बाद ये ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो पीरियड ख़त्म हो गया और 13 साल का भयानक दौर बांग्लादेश के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए हुआ। अल्टीमेटली आपने देखा अब क्या हुआ, इनकलाब आया, उनको उठा के फेंक दिया गया, भाग गई हैं वो, और आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहे हैं और लोग विश कर रहे हैं कि वही ताल्लुकात होंगे जो बेगम खालिदा ज़िया के ज़माने में थे। अफसोस का इज़हार करते हैं उनके। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।